हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपका पीजीटी का हो, स्टेट की, सेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मैसेज करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट परीक्षा के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूजीसी नेट का यहाँ पर परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और जीआईसी के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो जीआईसी एग्जाम के लिए यहाँ पर उसका जो कॉमन पेपर होता है जीएस का, उसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, समाजशास्त्र का भी मिल जाएगा। दोनों को ही अगर आप लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट दोनों के, तो ये आपको कॉम्बो ऑफर में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस का, सोशियोलॉजी का, एमपी सेट के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। जीडीसी का भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है, इसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। ये वन लाइनर में कुछ आपको यहाँ पर नोट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, जीएस का और समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और ये थिंकर्स के नोट्स अभी जल्द ही तैयार किए गए हैं, इनमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल हैं। कौन कौन से थिंकर्स हैं, किस तरीके से ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं 790-555-3851, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? AR देसाई, GS घुरिये, ल्यूडियोमो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, बताएं। बताएं यहाँ पर ये किसकी पुस्तक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया? यहाँ पर कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? GS घुरिये की हो जाएगी। ठीक है, GS घुरिये की हो जाएगी। और ये कब आती है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये आती है 1932 में। 1932 में ये पुस्तक आती है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा इनकी पुस्तक है इंडियन साधुस। ठीक है, इंडियन साधुस है, ये 1953 में आती है। इंडियन साधुस है, ये 1953 में आती है। और कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है, कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी ये पुस्तक है इनकी, और ये आती है 1959 में। कल्चर एंड सोसाइटी 1959 में आती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये हो जाएगी 1963 में ये आती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं GS घुरिये की, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मार्क्स की द्वंद्व पद्धति निम्न विचारों पर आधारित है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं, इसे ABC D करके दिया हुआ है। देखिए पहला जो यहाँ पर है, द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न भागों के बीच एक सरल, एक मार्गीय कारण और प्रभाव संबंधों को नहीं देखता। दूसरा है विकल्प B, द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक मूल्यों पर आधारित है जो कि सामाजिक तथ्यों के पृथकनीय नहीं है। तीसरा है द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न पक्षों के मध्य और भीतर के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है।
चौथा है द्वंद्वात्मक विश्लेषण का संबंध केवल भौतिक जगत से है, ना कि सामाजिक जगत से। बताएं। बताएं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर होगा द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न भागों के बीच एक सरल एक मार्गीय कारण और प्रभाव संबंधों को नहीं देखता। द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक मूल्यों पर आधारित है जो कि सामाजिक तथ्यों के प्रकथनीय नहीं है, और द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न पक्षों के मध्य और भीतर के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी के साइबर अपराधों के विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन देखिए। विकल्प ए है परंपरागत प्रकार के अपराधों में सहायता के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। विकल्प बी है हथियार या बम कैसे बनाए जाए, इस पर इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, परंतु पारंपरिक स्रोत अभी भी उपलब्ध है और रहे हैं। विकल्प सी है पहली पीढ़ी के साइबर अपराध समीक्ष पारंपरिक अपराध थे, परंतु एक नए वैश्विक नेटवर्क परिवेश के भीतर। विकल्प डी है ड्रग व्यापारी संचार के जो भी माध्यम उपलब्ध है उन्हें नियोजित करते हैं और कंप्यूटर की अनुपस्थिति में भी ड्रग को खरीदते और बेचते रहेंगे। सही नहीं है, ये यहाँ पर बताना है पहली पीढ़ी के साइबर अपराधों के विषय में। यहाँ पर पहली पीढ़ी के अपराध समीक्ष पारंपरिक अपराध थे पर एक नए वैश्विक नेटवर्क के परिवेश के भीतर। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। अपराध शास्त्र के जनक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए भारतीय कृषि समाज की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए भूमि सुधार है, किसान आंदोलन है, हरित क्रांति है, स्थायी बंदोबस्त है। यहाँ पर सही कालक्रम में बताना है। बताएं। तो अगर यहाँ पर हम देखें भूमि सुधार की बात करें, ठीक है, ये आता है 1950 के बाद आता है, ठीक है, 1950 के बाद है लगभग भूमि सुधार। और अगर हम यहाँ पर हरित क्रांति की बात करें तो ये 1965 होगा यहाँ पर हरित क्रांति, ठीक है। और अगर हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो ये 19वीं से 20वीं शताब्दी में आएगा, ठीक है, किसान आंदोलन। और स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो ये 1793 में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने से शुरू किया था, ठीक है। और ये ब्रिटिश काल की सबसे पहली भूमि व्यवस्था थी। तो यहाँ पर देखिए विकल्प डी यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका भूमि सुधार। और भूमि सुधार की बात करें तो इसमें जमींदारी उन्मूलन लाया गया था, है ना, काश्तकारी संबंधी जो सुधार हुए थे वो आए थे। उसके बाद हरित क्रांति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें उपज को जो उर्वरक बीज थे अच्छी किस्म के बीज से जिससे पैदावार अच्छी हो, ज़्यादा हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आएगा आपका किसान आंदोलन जो 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच था। और इसमें नील आंदोलन हो जाएगा, बारदोली तेभागा आंदोलन, ये सभी किसान आंदोलन थे। तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है धन निरपेक्षीकरण की व्याख्या की गई है, बताएं। औद्योगिक समाज का उदय, संस्कृति का आधुनिकीकरण, जीवन जगत का बहुलीकरण, बाजार का अपराधीकरण, राजनीतिक समूह का हशियाकरण। यहाँ पर बताएं। यहाँ पर सही क्या होगा। और यहाँ पर अगर हरित क्रांति की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसे ये मुख्य अगर फसल से जुड़ा हुआ आ जाए तो गेहूं और चावल ही था इसके मुख्य फसल। और अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है,
भारत में हरित क्रांति के जनक अगर हम बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, MS स्वामीनाथन थे। और विश्व स्तर पर, है ना, विश्व स्तर पर या वैश्विक स्तर पर इसके अगर जनक की बात आती है तो यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग होगा। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग होंगे वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक। और भारत में अगर जनक की बात करें हरित क्रांति की तो MS स्वामीनाथन थे। 1965 से 1966 माना जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। और अगर क्षेत्र की बात करें तो इसका जो मुख्य क्षेत्र रहा था हरित क्रांति से संबंधित वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख के बताएं यहाँ पर सही क्या है। धननिरपेक्षीकरण की व्याख्या की गई है। यहाँ पर औद्योगिक समाज का उदय, संस्कृति का आधुनिकीकरण, जीवन जगत का बहुलीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। धननिरपेक्षीकरण की अवधारणा किसने दी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर देखिए जाति के अरेबियन प्रायद्वीप के प्रयुक्त भाषा से एक शब्द लिया गया है। यह शब्द है कास्टा, कजाटा, कास्टा या फिर कॉस्टेज। बताएं। यहाँ पर कास्टा का था। ठीक है, यह शब्द कास्टा से था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जाति शब्द का पता सबसे पहले किसने लगाया था, कब लगाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कास्ट से रिलेटेड जब क्लास हुई थी तो उसमें बताया गया है और कई बार भी ऐसे भी बताया गया है। ठीक है, जाति शब्द का पता सबसे पहले किसने लगाया था और कब लगाया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है चरमोत्कर्ष की तरफ तेजी से बढ़ना, तर्क संगत विकल्प के लिए सीमित समय, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है चरमोत्कर्ष की तरफ तेजी से बढ़ना और तर्क संगत विकल्प के लिए सीमित समय। यहाँ पर ये दोनों ही विकल्प होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक दक्षिण एशियाई देशों के विकास के लिए मिडल द्वारा वर्णित नहीं किया गया। पर्यावरण, नीतियां, संस्थाएं, निर्गम और आय यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इन्वायरमेंट होगा। ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, आदिम समाज में प्रमुख आर्थिक संसाधन है निजी स्वामित्व वाले, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले, सामुदायिक स्वामित्व वाले या फिर इनमें से सभी। आदिम समाज में प्रमुख आर्थिक संसाधन है यहाँ पर सामुदायिक स्वामित्व वाला होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अधिक विकसित कृषि समाज में ऑप्शन देखिए, सामुदायिक स्वामित्व की प्रधानता होती है, पशुपालनकर्ता के स्वामित्व की प्रधानता होती है, निजी स्वामित्व की प्रधानता होती है, सामाजिक स्वामित्व की प्रधानता होती है। अधिक विकसित कृषि समाज में किसकी प्रधानता होती है। यहाँ पर निजी स्वामित्व की प्रधानता होगी। ठीक है, निजी स्वामित्व की प्रधानता होगी। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मेडॉल के अनुसार यह और भी आसान है। ऑप्शन देखिए, धीरे धीरे लघु परिवर्तन करना, तीव्र ढंग से बड़े परिवर्तन करना, धीमे धीमे मध्यम परिवर्तन करना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तीव्र ढंग से बड़े परिवर्तन करना, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया। ऑप्शन है मार्क्स, एंजल्स, हीगल, वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। मार्क्स, एंजल्स, हीगल, वेबर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हीगल होगा। हीगल ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आप देखिए, कथन और तर्क दिया गया। कथन है, औद्योगिकीकरण और असीम वृद्धि की मनुग्रसित के जरिए विकास की प्रचलित विधि ने पारिस्थितिकीय तंत्र को कमजोर कर दिया है। तर्क है, असीमित वृद्धि की मनुग्रसित ने प्राकृतिक संसाधनों के आधार को अधिक काम में ले लिया है। अब बताएं, यहाँ पर कोट देखकर बताएं सही क्या होगा।
यहाँ पर ये सही होगा, ठीक है। कथन और तर्क दोनों ही सही है और तर्क कथन की सही व्याख्या है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर कथन क्या है, मर्टन का मध्य स्तरीय सिद्धांत आंकड़ों के सीमित रेंज से संबंधित है। तर्क है, पिछले कुछ दशकों के समाजशास्त्री कार्यों में सभी सम्मिलित सिद्धांतों के निरूपण में कम चिंता व्यक्त की गई है। बताएं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कथन और तर्क सही है, लेकिन जो तर्क है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नौकरशाही की आवश्यक विशेषता यहाँ पर बताना है। देखिए 4 दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन ए यहाँ पर है शक्ति का पदानुक्रम, बी है विकल्प असीमित शक्ति, सी है संचार की वाहिका और डी है अधिकारियों के मध्य अनौपचारिक संबंध। नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शक्ति का पदानुक्रम होगा और संचार की वाहिका होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अनौपचारिक संबंध तो देखने को ही नहीं मिलेगा, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। असीमित शक्तियां भी देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति होगा आंदोलन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। हरित क्रांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, समुद्रों की संरक्षा, जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन, गरीबी उन्मूलन, सुरक्षित और सतत व्यापार। नहीं है ये बताना है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर गरीबी उन्मूलन होगा, ठीक है। गरीबी उन्मूलन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन देखिए, यह सामाजिक समानता करती है, यह लोगों को समुदाय से अलग करने में सहायता करती है, या अधिगम के सामाजिक पक्ष पर बल देती है, यह स्कूल और जीवन के बीच की दूरी को नहीं पाटती। अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में सही है। अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में सही पूछा जा रहा है। यह सामाजिक समानता करती है और यह अधिगम के सामाजिक पक्ष पर बल देती है। ये यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। यहाँ पर विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा था कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। एंथोनी गिडिंस, मेघनाथ देसाई, हेंडरसन हेजल, मार्टिन नॉर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
यहाँ पर हरित शांति ही होगा, ठीक है, यही होगा। फिर भी अगर कुछ गलती होगी या कुछ पता चलेगा तो आपको नेक्स्ट वाली क्लास में या फिर इसी कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चले यहाँ पर देखिए, वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। ये किसने कहा है? मेघनाथ। यहां पर क्या होगा? वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। एंथोनी गिडिंस, मेघनाथ देसाई, हेडरसन, हेजल, मार्टिन नॉर यहां पर दिया गया है। यहाँ पर मेघनाथ देसाई होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक बल की अवधारणा से संबंधित है? डेविस मोर, पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रकार्यात्मक बल की अवधारणा से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर डेविस एंड मूर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है, और जिसकी आलोचना ट्यूमेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। आलोचना किसने की थी? ट्यूमेन ने की थी। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तकनीकी क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन ए है, यह सामाजिक और राजनीतिक नवाचार हेतु वस्तुपरक आवश्यकताओं का सृजन करती है। यह उन क्षेत्रों का पता लगाने की स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें नए संसाधनों की आवश्यकताएं पड़ती है और पुराने संस्थानों में सुधार की आवश्यकता होती है। विकल्प सी है, नवीन संस्थाओं को नवीन विशिष्ट जरूरतों के लिए उपयुक्त होना पड़ता है। विकल्प डी, तकनीकी क्रांति के प्रति सामाजिक अनुक्रियाएं समाज दर समाज भिन्न होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विकल्प ए, सी और डी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दों के संबोधन के पारिस्थितिकी केंद्रित मत के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन देखें। विकल्प ए है, वे आर्थिक प्रगति को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ विसंगति के रूप में देखते हैं। विकल्प बी, उन्होंने इस पर विश्वास किया है कि वैज्ञानिक और तकनीकी समाधानों के वर्गीकरण से पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। विकल्प सी, उन्होंने इस पर विश्वास किया कि प्रगति की एक सीमा होनी चाहिए। विकल्प डी, उन्होंने यह तर्क दिया कि भूग्रह न केवल मनुष्य के लिए परंतु सभी जीवित प्राणियों के लिए है। बताएं। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ए, सी और डी, ठीक है। ए, सी और डी होगा। ऑप्शन यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इवान इलिच के अनुसार विद्यालयों ने निम्नलिखित 4 मूल प्रकार विकसित किए हैं। यहाँ पर देखिए 5 दिए गए हैं। विकल्प ए है, अभिभावकीय परिचर्या का प्रावधान। विकल्प बी है, वृत्तिक भूमिकाओं के तहत लोगों का वितरण। विकल्प सी है, प्रबुद्ध मूल्यों का अधिगम। विकल्प डी है, समानता को बढ़ावा और वैयक्तिक सर्वनामकता का विकास। और विकल्प ई है, सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल और ज्ञान का अर्जन। यहां पर विकल्प हो जाएगा ए, बी, सी और ई, ठीक है। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है, साक्षात्कार विधि से आंकड़े संकलन का गुण है कि ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है यह बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित कर सकता है, विकल्प बी यह किसी घटना के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन कर सकता है, विकल्प सी यह अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है, या फिर विकल्प डी यह प्रतिवादी के अप्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में उपयोगी है। साक्षात्कार विधि के से आंकड़े संकलन का गुण यहाँ पर बताना है। विशेषताएं यहाँ पर सही होगा, यह अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है और यह प्रतिवादी के अप्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में उपयोगी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, यह किसने इंगित किया कि सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो। ऑप्शंस देख लीजिए, लिपसेट एंड बेंडिक्स है, मजूमदार एंड मदान है, पीएम ब्लाउ ओडी डंकन है, हॉटन हट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही होगा पीएम ब्लाउ ओडी डंकन, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना एंड इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।